विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम सखी सहेली बस कुछ ही पलों में मिलते हैं आपसे। सखी सहेली। सखी सहेली। कार्यक्रम सखी सहेली सुनने वाली हमारी सभी सखियों, सहेलियों और श्रोता भाइयों को दीपा माहेश्वरी और चंचल वर्मा का नमस्कार। और साथ में हेल्दी नमस्कार भी। ये हेल्दी नमस्कार क्यों? भाई देखो कितनी गर्मी है। हाँ। और बाहर गर्मी से तो जैसे कि ये हो रहा है कि आंख मिचोली का खेल हो रहा है ना इन दिनों। तो अपना सब ध्यान रखें, खूब अच्छे से ध्यान रखें। और खास तौर पे हमारी सखियां, सबका तो स्वास्थ्य, सबके स्वास्थ्य का ध्यान रख लेती हैं, लेकिन खुद को हम कहीं छोड़ देते हैं पीछे। तो ऐसा ना करें। सबसे पहला ध्यान दीपा ने खींचा है स्वास्थ्य की तरफ। जी, बहुत अच्छी बात है। और स्वास्थ्य से मुझे याद आया, जैसे तुमने कहा ना कि भाई महिलाएं जो है वो सबका ध्यान रखती हैं। और जब छुट्टियों में बहुत सारे मेहमान आ जाते हैं, हाँ। और फिर जब मेहमान आते हैं तो बच्चे भी बहुत सारे हो जाते हैं, तो जो महिलाओं की जिम्मेदारी है वो बहुत बढ़ जाती है। और खास तौर पर क्योंकि एक तो गर्मी के दिन ऊपर से रसोई का जो काम है वो बहुत बढ़ जाता है। हाय हाय, ये तो पूछो ना, सच में देखो पसीना तो बहुत आता है। ऐसा लगता है कि कब बस ये बन जाए, जो भी व्यंजन बन रहा है ये बन जाए और हम बाहर जाएं। लेकिन ये बात भी है, कहीं बच्चे नानी के घर आए होंगे, हाँ। कहीं बच्चे दादी के घर आए होंगे, या कहीं बुआ किसी के घर पे आई होगी, या हम कहीं गए होंगे। ये बात तो गर्मियों में, ये मई और ये जून का महीना है, इसमें हाँ। ये सब चीजें चलती हैं। और देखो फिर यादें भी तो वहीं बनती हैं। बिल्कुल कितनी बातें हम संजोते हैं, कितनी हमारे जब यादों के गलियारे में जाते हैं, हम अपने दिनों में ही जाते हैं अगर चंचल। हालांकि समय बदल रहा है। पहले एक पूरे 2-2 महीने, 1.5 महीने के लिए हम नानी के घर चले जाया करते थे। आजकल क्योंकि समय बदल रहा है, हम लोग भी बहुत सारी बच्चों को एक्टिविटीज के लिए डाल देते हैं, तो समय कम होता है। लेकिन फिर भी लगता है कि छुट्टियां आई हैं बच्चों की, थोड़े बदलाव के लिए क्यों ना कहीं बाहर चला जाए। तो 1 हफ्ता 10 दिन का समय निकाल कर तो हम छुट्टी मनाने चले ही जाते हैं, किसी न किसी रिश्तेदार के घर, या तो फिर किसी जगह पर घूमने चले जाते हैं। लेकिन जब हम जाते हैं किसी रिश्तेदार के घर, तो वहां जब उनका काम बढ़ता है, तो मुझे लगता है कि हम लोग जो जाते हैं वहां हमें भी थोड़ा हाथ बटाना चाहिए। इस पर हमारी सखियों के क्या अनुभव हैं? क्या उनके ऊपर भी कभी उन्हें लगता है कि काम का बोझ बहुत बढ़ गया है तो झुंझलाहट आती है, या आए मेहमानों के साथ में वो एक यादें बनाने के लिए बहुत खुश होती हैं? उनके अपने अच्छे बुरे, खट्टे मीठे, सभी तरह के जो भी अनुभव हैं वो हमारे साथ साझा कर सकती हैं। और साथ में ये भी बताइएगा कि आपके घर में बच्चे आए हैं या आपके घर के बच्चे कहीं गए हैं। हाँ। क्या चल रहा है इन दिनों घर में? खूब सारी जो चहलकदमी चल रही है, या अभी कहीं बच्चे गए हुए हैं तो घर में शांति है? सब तरह की जो भी बातें आप चाहती हैं साझा जरूर करिएगा। और हम जब अपने बड़े बुजुर्गों के पास बैठते हैं ना, तो उनकी बातें जब हम सुनते हैं तो उसमें बहुत सारे कहावतें, मुहावरे ये सुनने को मिलते हैं। और ये ऐसे मुहावरे या कहावतें जो होती थी ना, 4 शब्दों में 40 लाइनों की कोई बड़ी बात कह जाते थे, ऐसे शब्द होते हैं। यानी कि 100 सुनार की और 1 लोहार की वाली बात कर रही हैं आप। बिल्कुल। और यही आज का मुहावरा है जिस पर हम बातचीत करने वाले हैं। जी। और महिलाओं ने उद्यम के क्षेत्र में, बिजनेस के क्षेत्र में बहुत सारा अपना नाम कमाया है पिछले कुछ वक्त में। कोरोना के बाद तो हमको ये देखने को मिल रहा है कि कितनी सारी महिलाएं अब काम कर रही हैं। हम बाहर निकलते हैं ना तो दुकानों पे भी बैठी मिलती हैं, ऑफिस में भी मिल रही हैं, घर का काम तो संभाल ही रही हैं, और व्यापार के क्षेत्र में भी बहुत आगे बढ़ रही हैं। घर से ही बैठकर वो अपना छोटा सा व्यापार शुरू कर रही हैं। घर पर बैठकर कोई बैग बना रही है, कुछ खाना बना रही है, कुछ कहते हैं ना घर को सजाने वाली चीजें बना रही हैं। तो
इसी तरह से घर सजाने के साथ खुद को सजाने संवारने की बात अगर की जाए तो इस तरह के व्यवसाय से जुड़ी आज एक महिला की हम बात करेंगे। और फेसबुक पर हमारी सखियों ने देख ही लिया है, फिर भी हम नाम बता देते हैं। आज बात होगी विनीता सिंह के बारे में, जो कि एक महिला उद्यमी है, और इनके बारे में विस्तार से हम बात करेंगे। लेकिन पहले और विषय बता देते हैं कि किन पर चर्चा होने वाली है। जी, आज बात करने वाले हैं हम डॉक्टर निशा सिक्वेरा से लू लगने के जो लक्षण होते हैं और बचाव, उसे कैसे किया जाए और किस तरह से ध्यान रखा जाए, तो वो हमें बहुत सारी जानकारियां देंगी। इसके अलावा 2 खास दिन आज हैं। एक है अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस, जिसे हम परिचारिका दिवस भी कहते हैं, और अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस भी आज है, इनकी बात भी होगी। और पेड़ पौधों को लेकर, उनके संरक्षण को लेकर ये चीज़ें क्यों ज़रूरी हैं, इस पर बात होने वाली है। तो फिलहाल मुझे लगता है कि बातचीत को यहीं रोकें और पहले एक गीत सुन लें। जो गुलमोहर, ये लाल पीले फूल जब सब तरफ फैले होते हैं, कितने सुंदर लगते हैं देखने। और गर्मियों में खासतौर पर गुलमोहर का पेड़ जो है वो हरा भरा होता है, और जो उसका लाल रंग के जो उसकी पत्तियां होती है ना, जब हम गुजरते हैं रास्तों से, और जो रास्ते पर चादर सी बिछी हुई होती है, सच में ऐसा लगता है इसके ऊपर चले नहीं, है ना। और वो लेट जाए बस। हाँ, गर्मी से राहत दे जाती है। तो भाई ये सुकून तभी नसीब होगा ना जब हम इन पेड़ों की, पौधों की सुरक्षा करेंगे, संरक्षण करेंगे। सही बात है। इसीलिए संयुक्त राष्ट्र ने 12 मई का जो दिन है, इसे अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस के रूप में घोषित किया है, जिसे अंग्रेजी में हम कहते हैं इंटरनेशनल डे फॉर प्लांट हेल्थ। तो ये वैश्विक स्तर पर इस बात के लिए जागरूकता बढ़ाई जा सके, ताकि जो भी छोटे पौधे हैं उनकी रक्षा हम करें, क्योंकि छोटे पौधे जो है ना, यही आगे चलकर हमारी भूख समाप्त करने का जरिया बनते हैं। और पर्यावरण की रक्षा अगर हम करेंगे तो आर्थिक विकास को भी इससे बढ़ावा मिलता है। बिल्कुल। और हम जो ऑक्सीजन लेते हैं, हम सब जानते हैं कि जब पौधे, पेड़ ऑक्सीजन छोड़ते हैं तो वो हम लेते हैं। तो लगभग सभी पेड़ों से ये काम होता है। हम जो भोजन खाते हैं उसका भी करीब 80% पेड़ पौधों से ही हमें मिलता है। लेकिन हर साल कीट और बीमारियों के कारण लगभग 40% फसलें बर्बाद हो जाती हैं, जिससे सभी के लिए भोजन और फिर पोषण उपलब्ध करने के प्रयासों में भी रुकावटें आने लग जाती हैं। और हम देख रहे हैं कि जब एक पौधा हम रोपते हैं, जब वो बहुत छोटा होता है, तब उसे सबसे ज़्यादा संरक्षण की ज़रूरत होती है, क्योंकि उस समय उसने अपनी जड़ें नहीं पकड़ी हैं, वो बहुत नाजुक होता है जी। तो उस वक्त उसे देखभाल की ज़्यादा ज़रूरत होती है। चाहे वो हमने खेत में कोई फसल लगाई है या घर पर कोई पौधा छोटा सा रोपा है, लेकिन उस वक्त उसकी देखभाल करना बहुत ज़रूरी है। एक छोटे बच्चे की तरह उसकी देखभाल की ज़रूरत होती है। जब हम घर में भी लगाते हैं तो हर दिन कैसे जाग करके देखते हैं, और सिर्फ एक जो लगाता है घर में गमले में पौधा छोटा सा, पूरा घर फिर आके पूछता है, ये ठीक से तो है ना, बढ़िया है ना, पानी डाला, सब पूछते हैं एक दूसरे से। और कितना बिल्कुल एकदम परिवार का एक हिस्सा बन चुका होता है वो गमला या वो पौधा। तो सब सोचिए, जब सब तरफ से लगे हों, या आपके बागीचे में लगे हों, या आप कहीं बाहर भी कहीं पे किसी ऐसी जगह पर जो कोई सार्वजनिक जगह है जहाँ पे आप लगा सकते हो, तो ज़रूर लगाना चाहिए पौधों को, पेड़ के। पता है, जब हम गर्मी में कहीं जाते हैं, कहीं बस स्टॉप पर खड़े हैं, किसी बस का या रेल का इंतज़ार कर रहे हैं, और जब वहाँ हमें कोई छांव नहीं मिलती, तो कई बार यहाँ वहाँ जाकर हम ढूंढने की कोशिश करते हैं, कहीं कोई पेड़ हो तो जिसके नीचे खड़े होकर थोड़ा सुस्ता लिया जाए, कहीं छांव मिल जाए हमें। और कई बार हम अपने वाहन से भी अगर जा रहे हैं तो कोशिश करते हैं कि हम थोड़ा छांव में सुस्ता लें। सही बात है। और कभी कभी तो पता है कैसा होता है कि वो रास्ते की निशानी बन जाता है। हाँ। भाई तुम आगे वो रास्ते तक जाओगे ना, बीच में एक बड़ा सा बरगद का पेड़ है, बस वहां से उल्टा दाएं मुड़ना या बाएं मुड़ना। हाँ। है ना, कई बार ऐसा होता है। ये निशानियां बनाने के लिए या वो छांव लेने के लिए उन पेड़ों का संरक्षण करना बहुत ज़रूरी है दीपा। और इसीलिए ये दिन हम मना रहे हैं, ताकि जो छोटे पौधे हैं उनकी सुरक्षा हो सके। और पौधों की सुरक्षा उनके लिए सीमा नियंत्रण और स्वच्छता की तरह होती है। फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले जो खतरनाक कीट हैं और उनमें लगने वाली जो भी बीमारियां हैं, उनको रोकने के लिए उनकी जांच करना समय समय पर और उनकी सुरक्षा करना बहुत ज़रूरी है। ये सुरक्षा कवच का काम करता है, जिनसे हमें भोजन मिलता है और किसानों का रोजगार भी सुरक्षित रहता है। कई बार हम देखते हैं खेतों में बहुत सारी टिड्डियां घुस जाती हैं जो पूरी फसल को खा जाती हैं। बिल्कुल, मवेशी घुस जाते हैं,
हैं तो वो तो बर्बाद कर देते हैं बिल्कुल, है ना। और उस वक्त आप सोचो वो जो किसान है जिसने वो लगाया है पौधा, उसके दिल पर क्या बीतती है, और उनको आर्थिक भी बहुत नुकसान हो जाता है। अरे लेकिन इसके अलावा हमारे पर्यावरण को, प्रकृति को कितना नुकसान हो रहा है। ये जो हम देख रहे हैं ना, ग्लोबल वार्मिंग हम कहते हैं, या प्रदूषण बढ़ रहा है जी। जब हम गाड़ियां, वाहन बहुत सारे बढ़ रहे हैं, लेकिन वाहनों से जो निकलने वाला कार्बन है उसे पौधे क्योंकि अपनी तरफ खींच लेते हैं और हमें एकदम फ्रेश ऑक्सीजन देते हैं, सही कहा। ताज़ा सांस लेने के लिए वो जो सुविधाएं हैं वो कम हो रही हैं। हम मशीनों पर धीरे धीरे निर्भर होते जा रहे हैं। लेकिन अगर हम पेड़ लगाएंगे और उनको संरक्षण भी देंगे तो ये जो समस्या है इनसे काफ़ी हद तक हम निजात पा सकते हैं। बिल्कुल सही कहा। और देखो, एक वक्त हो चला है छोटे से अंतराल का, अंतराल के बाद आते हैं और फिर इसी बार में अंतराल के बाद चलिए सुनते हैं। क्या सुने भाई? हम बात कर रहे थे पौधों के बारे में, उनके संरक्षण के बारे में गीत सुन रहे थे हम। एक बार फिल्म से ये गीत हमने लिया था और पौधों और पत्तों की इस गीत में बात हो रही थी। ये पेड़ जो हैं ये हमें लू से बचाव में बहुत सहायक होते हैं और इसी विषय पर डॉक्टर निशा सिक्वेरा से जो बातचीत हमने की है अब वो सुनते हैं। श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। मैं हूँ डॉक्टर निशा सिक्वेरा। आज आप सभी के साथ जुड़कर मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं एक चिकित्सा विशेषज्ञ हूँ और मेरा उद्देश्य ये है कि लोगों को स्वस्थ और बेहतर जीवन जीने में सहायता करना। आज मैं हीट स्ट्रोक या लू के बारे में थोड़ी सी जानकारी देना चाहूंगी। गर्मियों के दिनों में अपने देश के कई शहरों में तापमान इतना ज्यादा हो जाता है कि घर से बाहर निकलना ही मुश्किल हो जाता है। इन दिनों दोपहर के समय बाहर बहुत तेज गर्म हवाएं चलती है। इन गर्म हवाओं को ही लू यानी हीट स्ट्रोक कहते हैं। मजबूत इम्यूनिटी वाले लोग इन गर्म हवाओं को सहन कर लेते हैं, लेकिन अधिकांश लोग इन हवाओं को सहन नहीं कर पाते हैं और इनके संपर्क में आते ही बीमार पड़ जाते हैं। अपने देश में हर साल काफी बड़ी तादाद में लोग लू की चपेट में आ जाते हैं। लू लगने के कारण ये गर्म हवाएं जब अपने शरीर के संपर्क में आती है तो शरीर का तापमान बढ़ा देती हैं और इस वजह से कई समस्याएं होने लगती है। ज्यादा देर तक धूप में काम करना और शरीर में पानी की कमी होना लू लगने के प्रमुख कारण हैं। बच्चे और बूढ़े लोग लू की चपेट में जल्दी आ जाते हैं। अधिकांश मामलों में लोगों को ये जल्दी पता ही नहीं चल पाता है कि उन्हें लू लग गई है। हालांकि इसका सटीक अंदाज लू के लक्षणों को देखकर लगाया जा सकता है। इसीलिए हर किसी को लू के लक्षणों की पूरी जानकारी होनी चाहिए। लू लगने के लक्षण: लू लगने पर सिर में तेज दर्द होना, चक्कर आना और सांस लेने में तकलीफ जैसी समस्याएं होने लगती हैं। शुरुआत में इन लक्षणों की तीव्रता काफी कम होती है, लेकिन समय के साथ साथ ये बढ़ते जाते हैं। लू लगने पर अचानक से तेज बुखार होने लगता है और शरीर में गर्मी बढ़ जाती है। शरीर में गर्मी बढ़ने के बावजूद लू लगने के दौरान शरीर से पसीना नहीं निकलता है। लू लगने पर उल्टी आना और शरीर में तेज दर्द होना आम बात है। उल्टी होने के कारण शरीर में सोडियम और पोटेशियम का संतुलन बिगड़ जाता है। कमजोर इम्यूनिटी वाले या शारीरिक रूप से कमजोर लोग लू लगने से बेहोश भी हो जाते हैं। लू लगने पर क्या करें? लू लगने पर मरीज को तुरंत छायादार जगह पर या ठंडी जगह पर लिटाएं। शरीर को ठंडा रखने के लिए शरीर पर ठंडे पानी का पट्टियां लगाएं। घर के खिड़की दरवाजे खोल दें
और कूलर या एसी चालू कर दें। अगर मरीज लू लगने से बेहोश हो गए हैं तो तुरंत डॉक्टर के पास लेकर जाएं। लू से बचने के उपाय, ये सच है कि हर साल लू से कई लोगों की जान चली जाती है, लेकिन डॉक्टरों का मानना है कि अगर गर्मी के मौसम में आप ठीक ढंग से अपना ख्याल रखें और कुछ जरूरी सावधानियां बरतें तो लू के प्रकोप से बच सकते हैं। आइए लू से बचने के कुछ प्रमुख उपाय मैं बता देती हूँ। गर्मियों के दिनों में हल्का भोजन करें। गर्मियों के दिनों में कभी भी खाली पेट पर घर से बाहर ना निकले। ज्यादा देर तक धूप में रहना हो तो छाते का इस्तेमाल करें। अधिक मात्रा में पानी पिए। बाहर जाते समय पानी की बोतल साथ में लेकर चलें। हाइड्रेटेड रहें। प्यास ना लगने पर भी पानी, नारियल पानी और जूस पीते रहें। बाहर निकलने के समय पर टोपी, स्कार्फ या छाते का इस्तेमाल, जैसे मैंने बता दिया अभी, उस इस्तेमाल करें। हल्के और जल्दी पचने वाले भोजन करें। प्याज और दही का सेवन बढ़ाएं। आज हीट स्ट्रोक जैसे महत्वपूर्ण विषय पर मुझे सुनने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। उम्मीद करती हूँ कि दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी और आप इस गर्मी में खुद को और अपने परिवार को बचाएं, अच्छे से ध्यान रखें। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद। अभी हमने सुना डॉक्टर निशा सिक्वेरा से लू से बचने के कई तरीके। तो चलिए अब सुनते हैं गीत। इस गीत के बाद फिर से हम अपनी बातचीत लेकर हाजिर हैं और हमने शुरुआत में कहा था कि 2 खास दिवस आज हैं। तो 12 मई का दिन है, आज है अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस यानी अंतर्राष्ट्रीय परिचारिका दिवस। और ये स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम है एक जो कि हर साल 12 मई को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। और ये आधुनिक दिन नर्सिंग के संस्थापक फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य अर्थव्यवस्था, समाज और संस्कृति पर इस पेशे के प्रभाव को मान्यता देना है। और ये जानकारी हमारे श्रोताओं ने भी हमें पहुंचाई है। चंचल, 1953 में अमेरिकी स्वास्थ्य, शिक्षा और कल्याण विभाग की जो प्रतिनिधि थी डोरोथी सदरलैंड, उन्होंने नर्स को सम्मानित करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस का प्रस्ताव रखा। 1965 में अंतर्राष्ट्रीय नर्स परिषद यानी कि ICN, इसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस को औपचारिक रूप से स्थापित किया गया। हालांकि उस समय ये प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया गया था। फिर 1974 में फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्मदिन के साथ 12 मई को इस दिन यानी आज के दिन इस दिवस को मनाने के रूप में चुना गया, जिससे उनकी विरासत और वैश्विक स्तर पर नर्सिंग पेशे का महत्व और भी पुख्ता हो जाता है। भाई, नर्सों का महत्व ये खास तौर पर वो ज़रूर समझते होंगे जब किसी के घर में कुछ ऐसी अवस्था आई हो, जब उनके परिवारजन अस्पताल में भर्ती रहे होंगे और जब हमें समय नहीं होता कि हम सारा दिन या रात भर अस्पताल में रुक सकें, तो यही परिचारिकाएं होती हैं जो हमारे परिवारजन का और उस रोगी का बड़ी शिद्दत से ध्यान रखती हैं। और इसी बात को लेते हुए हमारे जो श्रोता साथी हैं वो लिख रहे हैं कि 12 मई को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। यह आधुनिक दिन नर्सिंग के संस्थापक फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्मदिन के अवसर पर नर्सों के निस्वार्थ समर्पण, उनकी कड़ी मेहनत, स्वास्थ्य सेवा में उनके अतुलनीय योगदान को सम्मानित करने के लिए एक समर्पित दिन है। जी, और एक और संदेश है, कहता है कि ये नर्स चिकित्सा संबंधी विषय है जो मरीज के सेवा भाव के दायित्वों का निर्वहन करते हैं और आज के दिन ही हर साल की तरह इस साल भी वैश्विक स्तर पर मनाया जा रहा है। ये दिन नर्सों के हित, परख शिक्षा और समर्पण को ही समर्पित है। एक अन्य संदेश में यही बात कही गई है कि इस दिन नर्सों को सम्मान देने के लिए दिन मनाया जाता है और उनका जो अग्रणी योगदान है वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा एक और अन्य संदेश है जिसमें लिखा गया है कि नर्स के प्रति जो उनका महत्व है, उनकी सेवा का जो भाव है, इस विषय को लेकर जागरूकता के लिए ये
दिन मनाया जा रहा है। अगर नर्स ना हो तो जो लोग हॉस्पिटल में अकेले रहते हैं, बीमारी में उनके लिए कितना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए नर्सों का जो योगदान है वो हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है। जी बिल्कुल, बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन वक्त हो चला है एक संदेश का, एक अंतराल का। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सखी सहेली और हम फिर आ चुके हैं। बिल्कुल, मैं हूँ आपके साथ चंचल वर्मा और मैं दीपा माहेश्वरी। और अब सुनते हैं एक प्यारा सा गीत। सहमी सहमी ये निगाहें, ये जवानी तौबा, मस्त नजरों में है उल्फत की कहानी तौबा, हाँ मेरी जान। इन दिनों एक वाक्य ऐसा है जो हम सब बहुत बार बोल रहे हैं, और वो वाक्य है उफ ये गर्मी। हीट वेव का प्रकोप पूरे देश में चरम पर है। डॉक्टर सुनीता दुबे बता रही हैं हीट वेव से जुड़ी सावधानियों के बारे में। जो हीट का प्रॉब्लम है वो बहुत मेजर है। अगर डिग्री आपका 40 के ऊपर हो गया सेल्सियस पे, तो उसको आपको सडनली चक्कर आना, डिजी होना, क्रैम्प आना, उल्टी होना, आवाज भी, टिनिटस भी आना है गर्मी की वजह से, और आप कोलैप्स भी हो जाते हो। अगर आपको लगता है कि हीट वेव के द्वारा अफेक्टेड हो, जैसे कि आप बाहर हो, धूप में खड़े हो, इमीडिएटली आपको छाया में आना चाहिए। बॉडी को ठंडा कोई पानी है या टॉवल से, गॉज से करना चाहिए। इमीडिएटली हाइड्रेट करना चाहिए। ORS हुआ, नींबू पानी हुआ, शक्कर का पानी हुआ, या लिक्विड जो भी, नारियल पानी हुआ, ये सब, छाछ, ये सब चीजें आप पी के इमीडिएटली अपने बॉडी को हाइड्रेट करिए। स्पेशली अगर आपको मेडिकल प्रॉब्लम है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, या प्रेग्नेंट हो, या छोटे बच्चे हो, ये लोग ज्यादा अफेक्टेड होते हैं। जो लिक्विड हो, अप्रॉक्सीमेटली 3 लीटर बॉडी में आपको फ्लूइड जाना चाहिए, वो किसी भी फॉर्म में हो। सेकेंडली, आपको जो खाने का भी टाइम है वो आपको थोड़ा सा ठीक से करना चाहिए, क्योंकि लाइट खाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आपको घर का होम कुक फूड खाना चाहिए और सिंपल खाना खाना चाहिए। और अगर आपको लग रहा है कि हीट वेव है, बहुत ज्यादा चक्कर आ रहा है, आपका बीपी चेक करना पड़ेगा आपको, तो आपको एक्सपर्टाइज डॉक्टर के पास जाना चाहिए और इमीडिएटली जो प्रिकॉशन, जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट देते हैं उसको करना चाहिए। हो सकता है आपको IV लगाना पड़े, या ORS आपको ओरली टाइमली दिया जाए, और मेडिसिन देना पड़े। डिपेंड्स कि अगर कोई मेडिकल इशू है तो आपको मेडिकल इशू को भी ट्रीटमेंट करना पड़ता है। तो इससे बेसिकली हीट वेव है एक कंडीशन है जो पर्टिकुलर मंथ में अभी शुरू हो गया है देश भर में। हमें थोड़ा प्रिकॉशन, केयर एंड अलर्ट रहने की जरूरत है। भाई देखो चंचल, मौसम कोई भी हो, सुंदरता पे तो किसी भी चीज का कोई जोर नहीं चलता है कि नहीं? बिल्कुल। और भी हर महिला को सजने संवरने का थोड़ा सा शौक तो होता ही है। वैसे आम दिनों में वो ना भी सजें, लेकिन कुछ खास मौका आता है तो थोड़ा सा श्रृंगार तो बनता भी है। बिल्कुल। और आज जिस सफल महिला की हम बात कर रहे हैं, जो एक महिला उद्यमी हैं, वो हैं विनीता सिंह। और इन्होंने शुगर कॉस्मेटिक की संस्थापक हैं, उनकी CEO हैं, और देश विदेश की महत्वाकांक्षी उद्यमियों, विशेष रूप से महिलाओं के लिए वो एक प्रेरणा का स्रोत है। हालांकि उनकी असाधारण कहानी, मेकअप की जो जीवंत दुनिया है और ये जो फलता फूलता व्यवसाय है, इसमें तो इनकी प्रसिद्धि बहुत पहले से ही शुरू हो गई थी, लेकिन अपने स्कूली शिक्षा और कॉलेज की पढ़ाई के दौरान ही जो अपनी असाधारण प्रतिभा है उसका प्रदर्शन इन्होंने शुरू कर दिया था। जी, और उनकी इसी असाधारण शैक्षणिक उपलब्धि ने उन्हें प्रतिष्ठित IIT मद्रास में प्रवेश दिलवाया, जहां उन्होंने बैडमिंटन के प्रति अपना जुनून दिखाया और पहचान एक बनाई। फिर कई टूर्नामेंट में वो जाती थी और वहां पे जीत भी उन्होंने हासिल की। बाद में IIM अहमदाबाद में उन्होंने शिक्षा तो की ही, दौड़ में भी बहुत शानदार प्रदर्शन किया और अपने प्रयासों के रूप में कई सारे उन्होंने कठिन मैराथनों को भी पूरा किया था। तो ये जो उनके अंदर प्रतिस्पर्धा वाली जो भावना थी और सीमाओं को पार करने की जो उनकी इच्छा थी, उनके आने वाले दिनों के उद्यमिता गुणों को स्पष्ट दिखाई दे रहा था सभी को कि ये ऐसे तो सीधे सीधे नहीं चलेगी, कुछ तो जरूर करेगी। बिल्कुल, वो सीधे दौड़ लगाएगी और जीत भी हासिल करेगी। और निवेश बैंकिंग में एक बड़े पैकेज के साथ उन्हें एक प्रस्ताव मिला, लेकिन बिजनेस का चुनौती भरा माहौल लगातार उन्हें पुकार रहा था। और उनका जो पहला बिजनेस था, ये एक पृष्ठभूमि जांच
पर आधारित उद्यम था, लेकिन ये जब उन्होंने किया तो उनको लगा कि कुछ खास सफलता नहीं मिली उन्हें। जी, लेकिन यहाँ उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने फिर एक ब्यूटी सब्सक्रिप्शन सेवा की स्थापना की, जिसे कुछ हद तक तो सफलता मिली, लेकिन ये भी जो उनका असली जो जुनून था वहां से कहीं कुछ मेल नहीं खा रहा था। उनको ऐसा लग रहा था कहीं तो कुछ अभी बाकी है। तो ये जो शुरुआत में असफलताएं उनको मिल रही थी, लेकिन ये सब चीजें थी ना उनके लिए एक सबक की जैसे रही, जिससे जो भी बाजार किस तरह का होता है या अपनी क्षमताएं किस तरह से उनको बाहर निकालनी चाहिए, ये चीजें जानने में उन्हें बड़ी मदद मिली। जी, और बहुत सारे शोध के बाद विनीता ने ये समझा कि जो भारतीय सौंदर्य बाजार है, क्योंकि हम इंडियंस में अलग अलग त्वचा रंग होते हैं और अलग अलग टाइप्स होते हैं स्किन के, त्वचा के, तो उसके पसंद के अनुरूप उत्पादों की यहाँ कमी है, जो कि किफ़ायती भी हो। और फिर बस क्या था, 2015 में उन्होंने अपने अनुभव और एक दृढ़ दृष्टिकोण के साथ विनीता ने अपने पति कौशिक मुखर्जी के साथ मिलकर एक कॉस्मेटिक ब्रांड की शुरुआत की। और ये जो उन्होंने अपना ब्रांड बनाया, काफी किफायती दामों पर और बहुत आकर्षक और उच्च गुणवत्ता वाले सौंदर्य प्रसाधन वो लेकर आई, बाजार में उन्होंने पेश किए। और ये जो ब्रांड था, ये भारतीय युवा महिलाओं के लिए उनमें बिल्कुल लोकप्रिय हो गया और डिजिटल फर्स्ट दृष्टिकोण ने तेजी से इसको अपना ग्राहक बना लिया। जी, कंपनी का एक उत्पाद है चंचल चटक और अलग अलग रंगों का काजल। हाँ, ये बहुत प्रसिद्ध हुआ लड़कियों में खास तौर पे, और देखते देखते शुगर कंपनी के कई उत्पाद ई प्लेटफॉर्म पर प्रसिद्ध होने लगे। और वो ऐसा मानती है कि हर महिला को सुंदर दिखने का पूरा अधिकार है, लेकिन एक मध्यम वर्गीय परिवार तक सारे सौंदर्य प्रसाधन पहुंच सकने के लिए उनका जो बजट है ना, कई बार वो उनको अलाउ नहीं करता। तो कम बजट में किस तरह से उनको ये सौंदर्य प्रसाधन उपलब्ध करवाए जाए, उनका ब्रांड इसी चीज पर काम कर रहा है। और विनीता ने सफल होने के साथ साथ अपनी महिला सशक्तिकरण वाली प्रतिबद्धता का भी ध्यान रखा है। कंपनी में लगभग 75% कर्मचारी महिलाएं ही हैं और उनके नेतृत्व में शुगर कंपनी बदलते रुझान और उपभोक्ताओं की पसंद के अनुरूप लगातार अलग अलग नवाचार करती चली आ रही है। और वनीता ने अपने करियर को एक नया मोड़ तब दिया जब उन्होंने एक भारतीय रियलिटी शो में एक निवेशक और जज के रूप में अपनी भूमिका निभाई। और इस तरह से कहते हैं ना कि वो आगे बढ़ती रहीं और अपनी मंजिलों को हासिल करती रहीं। और हमारी शुभकामना है कि वो और आगे बढ़ती रहें। जी, और वक्त बहुत सुंदर गीत सुनवाया दीपा तुमने, और मुझे लगता है हमारे जो सुनने वाले हैं ना, उन्हें भी ये गाना पसंद आया होगा। और अब हम बात करें कुछ मुहावरों की, कुछ कहावतों की, और हमारे जो सुनने वाले हैं भाई वो भी इस पर बहुत सारे कमेंट हमें लिखकर भेज रहे हैं। और हमारे एक साथी ने लिखा है कि मुहावरे हमारे दैनिक जीवन में विनोद भी कराते हैं और मोटिवेशन भी हमें देते हैं। आम बोलचाल की कुछ बातों के बीच मुहावरे जोड़ देने से उस बातचीत में ताजगी आ जाती है, दम आ जाता है। तमाम मुहावरों में 100 सुनार की एक लोहार की, ये हम अक्सर सुनते हैं। जो किसी ना किसी काम में बहुत सारा प्रयास करते असफल सा लगने लगता है, लेकिन धमाके से उस काम के पूरा होने पर इस बात को अक्सर कहा जाता है। बिल्कुल। एक और संदेश आया है, ये कहते हैं कि ये मुहावरा सुनार के गहने बनाने की शैली और हल्की हथौड़ी के सामने लोहार के खेत या अन्य बड़े औजार बनाने वाले भारी भरकम हथौड़े के उपयोग की तुलना की गई है। मतलब कमजोर या छोटे प्रयासों के मुकाबले सटीक और करारा प्रहार अधिक प्रभावशाली होता है और कारगर साबित होता है। अगर कोई काम नहीं करने के 100 बहाने बना ले, लेकिन जब बॉस सामने आते हैं तब सच सामने आ ही जाता है। क्या बात है, बिल्कुल मिलता जुलता एक और संदेश है। 100 सुनार की एक लोहार की का मतलब होता है कमजोर या छोटे प्रयासों की लंबी श्रृंखला की तुलना में एक शक्तिशाली सटीक प्रयास अधिक प्रभावशाली होता है। ये कहावत गुणवत्ता और मजबूती की मात्रा को बेहतरी से बताती है। जी, और 100 सुनार की एक लोहार की, यह लोकोक्ति मुहावरे हमारे जीवन से संबंधित होते हैं, जिन्हें हम अक्सर ही बोलचाल की भाषा में प्रयोग किया करते हैं। उन्हीं में से एक ये मुहावरा अपने प्रयासों के तौर तरीकों के बारे में बताता है कि सुनार आभूषण बनाने के 100 प्रयासों से अच्छा लोहार का एक लेकिन अति उत्तम महत्वपूर्ण प्रयास सफल हो जाता है। उसके एक सटीक प्रहार से सामग्री के टुकड़े हो जाया करते हैं। इस दृष्टिकोण से यह लोकोक्ति इस अर्थ में हमें सटीक प्रहार के तौर तरीकों पर एक सीख देती है। क्या बात है। इसी तरह से एक अन्य संदेश है कि ये मुहावरा हमें बताता है कि एक प्रभावशाली व्यक्ति या कार्य
100 साधारण लोगों या कार्यों से अधिक श्रेष्ठ होता है। जीवन में हमें अपनी ऊर्जा को बखेरने की बजाय उसे केंद्रित करके बड़ा परिणाम लाने की कोशिश करनी चाहिए। इसके बारे में कुछ कहानियां भी प्रचलित हैं और एक प्रसंग इस तरह से भी कुछ आता है कि महाभारत के समय जब पांडवों और कौरवों के बीच युद्ध चल रहा था तो सारे कौरव मिलकर पांडवों को पछाड़ रहे थे और तब भीम ने अपनी गदा उठाई और एक ही साथ बहुत सारे कौरव यानी कि जो 100 कौरव थे उनको धाराशायी कर दिया और 100 कौरवों के बराबर शक्ति भीम के पास अकेले ही थी। इसलिए उस समय से इस मुहावरे को प्रयोग में लाया जाने लगा, कहा जाने लगा कि 100 सुनार की एक लोहार की। इसी तरह से कुछ कथाएं भी इसको लेकर प्रचलित हैं। तो गीत सुने अबे जी दीपा, याद है गर्मियों की छुट्टियों के दिन? बिल्कुल याद है। और देखो ना, नानी के घर जाते थे, खूब सारे आम खाते थे और शाम को फिर हमारे नाना जी लेके जाते थे हमें गार्डन। तो देखो हमारे श्रोता क्या लिख रहे हैं। मुझे याद है जब हम गर्मियों की छुट्टियों में ददीहाल जाया करते थे। हमारे पिताजी के 4 भाई थे जो कि सब उस वक्त वहाँ जमा हो जाया करते थे और कुल मिलाकर हम 15 बच्चे थे, जो कि अलग ही मज़ा आता था। हमारी चाचियाँ और मम्मी सब मिलकर रसोई संभालते थे। हम सब बच्चे दादी के ही साथ हमारा आना जाना होता था। हमारा बगीचा भी बहुत बड़ा है जिसमें दादाजी ने बहुत बड़े बड़े फलदार पेड़ लगा रखे हैं और अब तो ये सिर्फ यादें ही रह गई हैं क्योंकि सब भाई बहन बड़े हो गए और सब अपने अपने काम में लग गए हैं। तो सच बात है, ये जो बचपन के दिन होते हैं ना, ये यादें बनकर रह जाते हैं। और जो नानी दादी के घर जाने के या बुआ मौसी के घर जाने के और वहाँ इकट्ठे होकर खूब हंगामा करने के, मस्ती करने के, यादें बनाने के जो दिन थे ना, वो अब हमारी खूबसूरत यादों में हैं। सिर्फ एल्बम्स में वो दिन हमारे पास रह गए हैं। बात तो बिल्कुल सही कही चंचल। देखो, एक संदेश ये कहता है कि गर्मियों में आना जाना तो लगा ही रहता है बच्चों और परिवार का, कोई नानी के घर, कोई दादी के घर। लेकिन ये बात भी बिल्कुल सही कही आप लोगों ने कि जो मेहमान होते हैं उनको भी हाथ बटाना चाहिए। इतनी गर्मी होती है, अगर वो लोग हाथ नहीं बटाएंगे तो एक बड़े काम का बोझ आ जाएगा। तो बिल्कुल सही कहा आप, अगर जा रहे हैं किसी के घर तो हाथ जरूर बटाइए। इसके अलावा बच्चों को भी थोड़ा सा हम व्यस्त रख सकते हैं। उन्हें बच्चों को व्यस्त रखने के लिए, क्योंकि दोपहर में वो यहाँ वहाँ ना भटकें, क्योंकि धूप बहुत तेज़ होती है, गर्मी बहुत तेज़ होती है। और जब हम बच्चों को कहते हैं ना कि दोपहर में थोड़ा सो जाओ, तो वो सोना भी पसंद नहीं करते। तो उन्हें कोई एक्टिविटी करने के लिए आप दे सकते हैं। कुछ भी उन्हें मतलब कशीदाकारी करने को दे दीजिए, उनको सिलाई कढ़ाई सिखा सकते हैं उस समय वो भी। और अगर वो बैठना नहीं चाहे तो ऐसा भी कर सकते हैं चंचल कि आप, वो कहते हैं ना इंडोर ट्रेजर हंट, जब उनको ऐसे बड़े बड़े से नाम बता दो ना तो बच्चे एकदम एक्साइटेड हो जाते हैं। कुछ भी एक चीज को आप छुपा दीजिए कहीं और फिर उनको बोलना है कि अगले आधे घंटे में हमें ये चीज ढूंढ कर देनी है। तो सच में उन्हें इतना मजा आता है, सारे के सारे लग जाते हैं। हाँ, छुपाना ऐसी जगह है जहां उन्हें तुरंत उनके हाथ में न वो आए। और घर में अगर कोई ऐसा हो जिसे किस्से कहानियां सुनाना बड़े मजे से आता हो तो बच्चे उसे घेरे बैठे रहते हैं। जैसे हमारे घर में हमारे एक मामा थे जो कोई मतलब पौराणिक कहानियां नहीं होती थी, बस वो मनगढ़ंत वो कहानी बनाए सुनाए जाते थे हमें। और वो कहानियां उनकी 4-4 दिन 5-5 दिन खत्म ही नहीं होती थी। हम इंतजार करते थे कि ये इसके आगे क्या हुआ होगा और वो मन से कुछ भी जोड़कर वो कहानी बनाकर सुनाते थे। तो इस तरह से बच्चों को आप व्यस्त रख सकते हैं। और या फिर जब महिलाएं किचन में काम कर रही होती हैं तो कोई छोटे मोटे काम बच्चों को दीजिए, तो उन्हें घर में काम में हाथ कैसे बटाया जाता है इसकी आदत भी होगी। वो जो पुरानी छुरी जो होती है ना घर में, पुरानी छुरी जिसमें ज्यादा तेज धार नहीं होती, वो हम उनको दे सकते हैं। उनको भिंडी काटने के लिए दीजिए, आलू काटने के लिए दीजिए, बहुत मजा आता है उनको। वो आड़े टेढ़े तिरछे तरीके से काटते हैं, लेकिन जब हम उनको बना के उनको बताते हैं ना, देखो ये आपकी कटी हुई सब्जी है, तो बड़े शौक से खाते हैं। अच्छा हमने काटी, वो सब बताते हैं, ये वाले देखो, ये वाला शेप का मेरा है, ये उसका है। इस तरह से बड़े खेल खेलते हैं वो लोग। आप छत का छिड़काव करने को उन्हें कहिए, आंगन में छिड़काव करने कहिए, कूलर में पानी भरने को कहिए, तो छोटे मोटे काम बता सकते हैं। हमारे श्रोता लिखते हैं कि हमारे यहाँ हरियाणा में 1 जून से बच्चों की छुट्टियां शुरू होने वाली हैं और इन छुट्टियों का हमें बड़ी बेसब्री से इंतजार होता है क्योंकि हमें जाना होता है अपने नाना और मामा के घर पर। हाँ बिल्कुल। और एक और संदेश कह रहा है कि भाई बच्चों की छुट्टियों में तो सच में हम सब माताओं पर तो बड़े भारी पड़ जाते हैं ये दिन और अभी हमारे बच्चों की छुट्टियां शुरू नहीं हुई है, मई के अंत में होने वाली है। रसोई और गर्मी का दोनों का जो है ये जुड़ाव बिल्कुल ऐसा है, उससे तो हम अलग कर ही नहीं सकते। और हम सभी महिलाओं को इसकी कुछ ज़्यादा ही, हमें कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर आपको ये लगता है कि गर्मी से हमें फ़र्क नहीं पड़ रहा तो आप बेशक बहुत अच्छे अच्छे व्यंजन बच्चों को बना के खिलाती होंगी और
ऐसे ही अगर सब महिलाएं सोचने लगे तो फिर क्या ही बात है। तो देखो उनके बच्चों की जब आप बात कर रही थी ना कि बच्चों से आप कुछ उनसे खाने की तैयारी करा सकते, किचन गार्डन भी लगवा सकते हैं। हाँ, उनके हाथ की उगी हुई जब चीजें होंगी ना तो वो भी बड़े चाव से देखते हैं कि कैसे बड़ा हो रहा है। इसी तरह से वो पौधों का संरक्षण करना भी सीख जाएंगे। जब वो खुद पौधा लगाएंगे तो उसे किस तरह से बचाना है और बढ़ते हुए हर दिन देखेंगे उसको, तो उन्हें भी एक अलग आनंद का अनुभव होगा। और गानों में भी कहीं ना कहीं आनंद होता है, तो सुन ले गाना। चलिए।